आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितना जल्द हो आप सभी लोग ज्वाइन कर ले। जी, आप सभी लोग ज्वाइन करिए जितना जल्द हो। और कल आपके जो है क्लास नहीं हो पाए थे क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई थी। क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि एक इंसान जो है ज़्यादा कार्य नहीं कर सकता है, और मैं ज़्यादा कार्य करने के चक्कर में जो है थोड़ा सा बीमार पड़ जाता हूँ। तो आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, ज्वाइन करें जल्द से जल्द क्लास। जी, और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आपका जो है आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 2 तारीख से। तो आप सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा। किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो बहुत सारे मुझे कॉल सुबह से आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आया है। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैंने बता दिया है। डॉक्यूमेंट को लेकर क्या है कि बहुत सारे कॉलेज में डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं, बहुत जगह जो है नहीं भी लिए जा रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, मैंने आपको दोनों बताया है। प्लस आपके फॉर्म भरने के तरीकों को मैंने सुबह ही मॉर्निंग में ही बताया है कि कैसे आपको फॉर्म भरने हैं, समझ रहे हैं। तो अभी हम जो है पेपर F6 के ऊपर चलेंगे। आज हमारा एक नया पेपर जो है शुरू हो रहा है, क्योंकि हमने जो है इसके पहले जो है आपका पेपर F5 का जो है यूनिट 1 पूरी तरह से कंप्लीट किया था। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से पेपर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 पूरा पेपर नहीं कंप्लीट हुआ है, क्योंकि पेपर पढ़ने में आपको 1 साल लगते हैं और 1 महीने में आपका कैसे कंप्लीट होगा। हाँ, एक तरीका है कि अगर हम रोज 2-2 3-3 घंटा ले तो आपका हो जाएगा, लेकिन उस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ, जब आपको क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि बस कुछ दिन और रुक जाइए, फिर आपकी क्लास में तेजी मैं खुद ला दूंगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो किस किस पेपर का हो गया है। देखिए, पेपर आपका जो है, अगर हम बात करें F1 की, F1 का जो है आपका यूनिट, जिसका यूनिट 1 जो है पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो गया है, मैं उस पेपर की बात कर रहा हूँ। आपका पेपर F1 हो चुका है, F2 हो चुका है, F3 हो चुका है, F4 हो चुका है, आपका F5 हो चुका है और F11 हो चुका है और आपका F12 हो चुका है। अगर देखा जाए तो मैंने जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 पेपर का जो है यूनिट 1 जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर जो है वहाँ से देख सकते हैं। मैंने इसके जो है यूनिट 1 को जो है बड़ी बारीकी से पॉइंट वाइज करके जो है आपको बताया है। जी, तो आप सभी लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ देख ले। और मैं आपको बता दूं कि अगले महीने आपके जो है एक यूनिट वाइज स्टार्ट होगा, जिसमें आपके केवल 5 वीडियो में जो है पूरा आपका एक पेपर जो है खत्म हो जाएगा। 5 यूनिट 5 वीडियो, समझ रहे हैं। तो उसके ऊपर भी जो है कार्य हमारा चल रहा है। जैसे वो कंप्लीट होगा वैसे हम आप सभी लोगों के लिए बनेंगे, रहेंगे, समझ रहे हैं। तो अभी हम जो है बात करने वाले हैं आपका पेपर जो है F6 के ऊपर, समझ गए। F6 में स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर F6 की। इसका यूनिट 1 स्टार्ट हो रहा है आपका। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि मेरा पढ़ाने का थोड़ा अंदाज अलग है। आप सभी लोगों को सबसे पहले तो पेपर का नाम मालूम होना चाहिए कि आपका पेपर का क्या नाम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका पेपर का नाम है शिक्षा में जेंडर और समावेशी परिप्रेक्ष्य के बारे में आपको जानना और पढ़ना है। समझ रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा में जेंडर और समावेशी परिप्रेक्ष्य क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। ये आपका पेपर का नाम है और यूनिट 1 मैंने स्टार्ट किया है। अगर हम आपके यूनिट 1 की बात करें तो हमारे पास सिलेबस यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। यूनिट 1 में जो है आपको समावेशी शिक्षा की समझ के बारे में आपको पढ़ना है। पहला यूनिट यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो हम उसे ही समझेंगे कि समावेशी शिक्षा आपके क्या होते हैं, क्योंकि बेहद जरूरी है जानना, समझ रहे हैं। तो देखिए, जो आपका पेपर का पहला नाम है उसे याद रख लीजिएगा, उसके बाद हम उसके अर्थ को समझेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि शिक्षा में जेंडर, समझ गए, और यहाँ पर बोला है समावेशी परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर शिक्षा में जेंडर क्या है या समावेशी परिप्रेक्ष्य क्या है। तो देखिए, समावेशी का मतलब होता है ना शामिल करना। आपको इसमें यूनिट 1 में जो है आपको पढ़ना है समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, समावेशी का मतलब होता है ना शामिल करना, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे वो नीचा हो, ऊंचा हो, पैसा में कम हो, बेसी हो, उसे कोई मतलब नहीं है। समावेशी का मतलब ही होता है सभी वर्गों को एक समान, एक नजर से देखना। मतलब समझ गए ना। अगर मैं आपके लिए 2 चॉकलेट दे रहा हूं तो मैं दूसरे बच्चों के लिए भी 2 चॉकलेट दूंगा। अगर आपको मैं अच्छा मान रहा हूं तो दूसरे बच्चों को भी अच्छा मानना है, ये नहीं कि बुरा मानना है, समझ गए। वो अच्छाई बुराई अलग बात है, लेकिन एक शिक्षक की नजर से जो है आपको जो है सही बच्चों को बराबर मारना है। बराबर मतलब मानना है, मारना नहीं है, सॉरी, मानना है। क्यों?
क्योंकि किसी को कम किसी को बेसी करेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर क्या होगा, आपके प्रति हीन भावना उत्पन्न होगा और जो उनका समावेशी जो परिप्रेक्ष्य है वो बिगड़ेगा। समझ गए। समावेशी परिप्रेक्ष्य का एग्जाम्पल आपको सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, वो है आपका कक्षा कक्ष, मतलब कि आपका क्लासरूम। क्लासरूम में जब भी आप जाते हैं तो देखते हैं वहां पर एक वर्ग के बच्चे नहीं होते हैं, वहां पर तरह तरह के बच्चे होते हैं, तरह तरह के वर्ग के बच्चे होते हैं और एक साथ बैठ के जो है समावेशी रूप से जो है शिक्षक जो होते हैं उन्हें क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, उन्हें एजुकेशन देते हैं। तो ये सबसे बड़ा आपके लिए एग्जाम्पल है। समझ गए। तो अगर आपसे कोई पूछता है समावेशी परिप्रेक्ष्य का मतलब, तो आप कह दीजिएगा कि सभी वर्गों को एक समान बैठाकर शिक्षा देना या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या लिंग से बिलोंग करता हो, उसके लिए समावेशी। समावेशी का मतलब सबको शामिल करके। समझ गए। चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, पैसा, रुपए, बोल चाल, खान पान इत्यादि कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ गए। ये बात आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जो पहला आपका है शिक्षा में जेंडर। अब इसका अर्थ क्या है, देखिए शिक्षा में जेंडर मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों को, लड़के हैं लड़कियां हैं, तो आपको शिक्षा में जेंडर देखने को बहुत ज्यादा मिलता होगा आपके घर में, और कितने भी गार्जियन वीडियो मेरे देख रहे हैं उनको भी देखने को मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग भी बोलते हैं ना कि लड़की है साइंस नहीं लेगी, लड़की है डीएलएड नहीं करेगी, लड़की है आर्मी में नहीं जाएगी, लड़की है पायलट नहीं बनेगी। ये सब क्या है? ये सब क्या है? जेंडर विभेद है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप ही बताइए। जेंडर है कि नहीं है? लड़के और लड़कियों में भेद क्यों? राइट टू इक्वालिटी, दोनों सेम है, दोनों बराबर है, तो दोनों को पढ़ने का मौका देना चाहिए, दोनों को खेलने का मौका देना चाहिए, दोनों को बोलने का मौका देना चाहिए। हर क्षेत्र में दोनों को बराबर मौका देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में ये हो रहा है। ये आज से अगर आप 5 साल पहले चले जाएंगे तो ये काफी ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अभी क्या है, अभी भी देखने को मिलता है, लेकिन अभी क्या है, बहुत ज्यादा चेंज आया है ये प्रक्रिया में कि अब जो है शिक्षा में जेंडर की भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो गया है। अब यहाँ पर लड़का और लड़कियों में जो है भेदभाव नहीं किया जाता है। जो लड़के पढ़ते हैं वो लड़कियां पढ़ती है, जो लड़के भी पढ़ते हैं वो लड़कियां भी पढ़ती है। दोनों जो है राइट टू इक्वालिटी के तौर पर है। अब दोनों जो है बाहर जाकर ट्यूशन पढ़ते हैं। पहले क्या था कि लड़के ट्यूशन पढ़ने बाहर जाते थे, लड़कियों को जो है घर ही पढ़ना रहता था, खुद से पढ़ना रहता था। आज देखिए हर क्षेत्र में लड़का और लड़की दोनों आगे बढ़ रहा है। मैं किसी एक का बात नहीं लूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज हर क्षेत्र में लड़कियां बढ़ रही है, ऐसा नहीं है, दोनों बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि लड़की को पहले दबाया गया था, लेकिन अब जो है लोग जैसे जैसे एजुकेटेड हो रहे हैं वैसे वैसे लोग उसको मौका दे रहे हैं। मान लें कि हम लोग एजुकेटेड पर्सन है, तो क्या हम लोग अपने घर की बहू बेटियों को क्या बोलेंगे कि नहीं पढ़ो? अरे भाई, आपको जितना सक्षम है, जितना मैं सक्षम हूं आपको पढ़ाने में, उतना मैं पढ़ाऊंगा, चाहे आप क्यों नहीं, आपका एज कितना भी रहे, उससे क्या मतलब है। आप रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं। समझ गए ना? ये बात मेरा उद्देश्य है, कहने का अर्थ है। ऐसे मैंने अपने खुद घरों में देखा है। हमारी जो बड़ी दीदी लोग रहती थी, तो उन लोगों का शादी अभी हो चुका है, उन लोग अपने घर पर हैं। तो क्या था कि उन लोग जब जैसे इंटर किए ना, तो इंटर करने के बाद उनका विवाह हो गया, उनको जो है ग्रेजुएशन नहीं करने दिया गया। अब ये क्या है कि मैं आपको जो है 10 साल 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ अपने घर की। तो ये फैक्ट है, ये मैं केवल आपको ये नहीं बता रहा हूँ, मेरे घर में ही नहीं, सभी घर में होते हैं ऐसे। हाँ, लेकिन वर्तमान समय में अभी क्या है ना, हमारी दीदी इंटर पास ही हैं, लेकिन वो अपने बेटों को जो है, बेटियों को, दोनों को राइट टू इक्वालिटी दे रही है। मैं आपको बता दूं कि उनकी एक बेटे हैं और उनकी बेटी है। तो उनका बेटा का जो एक स्कूल में एडमिशन हुआ, वो काफ़ी अच्छा स्कूल है, वो छपरा का ही स्कूल है, और कुछ नाम है मैं भूल रहा हूँ, मतलब टॉप 1 स्कूल है, छपरा का सबसे नंबर 1 स्कूल है वो, वहाँ हो गया। उनकी बेटी का मतलब घर के आसपास ही, दोनों प्राइवेट में जाते थे, छोटा 1-2 में पढ़ते हैं वो। तो क्या हुआ कि उनकी बेटी भी रोने लगी कि नहीं, मुझे भी उसी स्कूल में जाना है। लेकिन उस स्कूल में क्या होता था कि एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता था तो एडमिशन होते थे। तो क्या हुआ कि बाद में उनका भी एडमिशन करवाया गया। तो ऐसा भेदभाव नहीं देखा जाता है। समझ गया ना? केंद्रीय विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे भाई साहब के जो लड़के हैं उनका केंद्रीय विद्यालय में हो गया क्लास 1 में। उनकी एक बहन भी है छोटी, उनसे बड़ा ही है, तो उनका फॉर्म नहीं भरा गया। क्यों? क्योंकि लड़की है, वो क्या जाएगी उतना दूर पढ़ने, केंद्रीय विद्यालय में क्या जाएगी पढ़ने। ऐसा अभी मैं इधर 1 साल पहले की एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये क्या है, जेंडर है ना। हम लोग वहाँ समझाए, मैंने खुद बोला कि अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं खुद इसका फॉर्म भरता, लेकिन मुझे लेट से मालूम चला जब तक फॉर्म निकल गया था। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है अपने जो हमारे घर में भैया है, भाभी है, उनको मैंने काफ़ी ज़्यादा समझाया किस तरह की गलत मत करिए, पुराने ज़माने को क्या हालातों से निकले। अब नया ज़माना आ चुका है और नए ज़माना में जो लोग हैं आगे बढ़ रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को इक्वल दे रहे हैं। और मेरे कहने का असर पड़ा, समझ गए, मेरे कहने का असर पड़ा। वो अभी पढ़ रही है मन में आकर। इस बार जो एंट्रेंस होगा, इस बार जो एग्जाम होता है केंद्रीय विद्यालय का, या लॉटरी सिस्टम भी होता है, जॉब करते हैं तो उनका हो जाता है, तो उस तरह के इस बार उनका हो जाना चाहिए। समझ गए? केवीएस आपका जो ये केंद्रीय विद्यालय होता है या आपका नवोदय की होता है, इसमें एंट्रेंस होता है। समझ गए ना? तो तैयारी करना जरूरी है।
और जब तक आपके घर में एजुकेटेड नहीं है, जब तक ये खत्म नहीं होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा ना, ये वाला शिक्षा में जेंडर और समावेशी परिप्रेक्ष्य। समावेशी परिप्रेक्ष्य मतलब कि सभी को समान रूप से, चाहे वो लड़का लड़की किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से बिलोंग करता हो। और शिक्षा में जेंडर कहने का मतलब है कि लड़का लड़कियों में शिक्षा में भेदभाव नहीं करे, समझ गए ना। शिक्षा में भी जेंडर है, लड़का लड़कियों को ये पढ़ने दो ये मत पढ़ने दो, ऐसा नहीं चलना चाहिए, समझ गए। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं पॉइंट 1 के ऊपर कि पॉइंट 1 जो है क्या बोल रहा है। तो देखिए पॉइंट 1 में जो है आपको पढ़ना है भारतीय समाज में समावेशन। क्या पढ़ना है? भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के विभिन्न रूप, जैसे कि हाशिए का समाज, जेंडर विशेष, आवश्यकता वाले बच्चे और दिव्यांगजन। समझ गए, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि जो आपका भारतीय समाज में समावेशन है, साथ ही साथ जो अपवर्जन है उसके विभिन्न रूप। अपवर्जन के जैसे यहाँ देखिए हाशिए का समाज, जेंडर विभेद या जेंडर विशेष बोल सकते हैं, या जेंडर मतलब हाशिए के समाज, फिर जेंडर के बारे में आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और दिव्यांगजन के बारे में आपको पढ़ना है। तो एक एक करके जो है हम सारी बातों को समझेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन इसे भी समझ लेते हैं, फिर हम पॉइंट के ऊपर आएंगे। यहाँ पर आपका है भारतीय समाज में समावेशन। समावेशन का अर्थ होता है शामिल करना, समझ गए कि हम भारतीय समाज में जो है लोगों को, विचारों को, लोगों के व्यवहारों को, लोगों को कैसे शामिल करेंगे, या शिक्षा को कैसे शामिल करेंगे, या सामाजिक जो मुद्दे हैं या सामाजिक जो आपका सांस्कृतिक है उसको हम लोग कैसे शामिल करेंगे, इसके ऊपर बात किया गया है, समझ गए। फिर यहाँ पर है अपवर्जन के विभिन्न रूप। अपवर्जन का मतलब होता है कि वंचित रखना, वंचना पर रखना, मतलब कि मूलभूत आवश्यकताओं से उन्हें दूर रखना। आपको ये मालूम है कि हमारे समाज में कितने ऐसे वर्ग हैं जो कि बहुत सारे वर्ग को जो है मतलब ऊपर उठने में मदद नहीं करते, बल्कि उसे दबाने का प्रयास करते हैं। और यह आप सभी लोग अपनी आंखों से देखते हैं और जानते हैं। मैं किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आप सभी लोगों को इसके बारे में भली भांति मालूम है कि कौन से वर्ग जो है किस वर्ग को दबाने का प्रयास करता है। और इसी वजह से जो है वह वर्ग का जो है विकास उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में जो अपवर्जन के विभिन्न रूप हैं वह प्रेजेंट है। लोग एक दूसरे के समुदाय को दबाना चाहते हैं, जो अपने लोगों को, अपने वर्चस्व को दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई मैं हूँ। जैसे आपको मैं बता दूं, एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कोई रैली निकलता है तो आप देख लीजिएगा वहां पर जाकर कितना वहां पर जोर शोर से हल्ला होते हैं, लाठी भाला तलवारी चलती है। क्यों? वो प्रदर्शन करते हैं ना, वो अपने समुदाय को दिखाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें इतना नहीं मालूम है कि ये करने से कुछ होने वाला है नहीं। जब तक हमारे देश में शिक्षा है, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते, समझ गए। मतलब उस लेवल की हम बात कर रहे हैं। शिक्षा है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास शिक्षा है ना, तो किसी भी समुदाय को दबा नहीं सकते, समझ गए। वो शिक्षा से आपसे लड़ सकता है, ताकत से तो नहीं लड़ेगा लेकिन शिक्षा से लड़ लेगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है ना कि ताकतवर को भी जो है नीचे गिरा सकता है, झुका सकता है। तलवार से आप क्या कीजिएगा, किसी को एक बार काट दीजिएगा तो आप जेल चले जाइएगा, जीवन भर वहीं सड़ते मर जाइएगा। तो मैं एग्जाम्पल आपको लोकल, ग्रामीण से, लोकल एरिया से लेकर आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए जो हम कहना चाह रहे हैं, समझ गए। तो ये समझ गए अपवर्जन के विभिन्न रूप। जैसे हाशिए का समाज, देखिए हाशिए का समाज कहने का मतलब है ना कि वैसा समाज जिसे वंचित रखा जाए, मतलब मूलभूत आवश्यकताओं से। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा होगा बहुत सारा कि जैसे पहले जमाने में क्या था, जो क्षुद्र लोग थे उन्हें जो है मंदिरों में प्रवेश वंचित था, या जो छोटे कास्ट के थे उन्हें मंदिर में जाना मतलब मना है। अभी भी क्या है, साउथर्न इंडियन की तरफ से, मतलब साउथर्न इंडियन जो लोग हैं उधर भी जो है मंदिरों में जाना रोक लगा हुआ है। साथ ही साथ महिला भी नहीं जाती है। कितने ऐसे मंदिर है जहां पर महिलाओं को जाना वर्जित है, समझ गए। तो बहुत सारी चीजें जो है आपको इससे रिलेटेड मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो है जेंडर है। तो भारतीय समाज में समावेशन में हमने जेंडर की बात कर लिया, चाहे वो पढ़ाने के लेकर हो, या शादी विवाह को लेकर हो, या अन्य किसी कार्य को लेकर हो। तुम लड़का हो तुम कर सकते हो, तुम लड़की हो नहीं कर सकते हो, तुम लड़का हो तुम पढ़ो, लड़की है नहीं पढ़ेगा। ये सब क्या है? ये सब गलत तरीके है, समझ गए। ये सब चीजें हटना जरूरी है। आगे हम यहाँ पर बात कर ले। अगला यहाँ पर आपका बिंदु है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ये देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और यहाँ पर दिव्यांगजन। इसका अर्थ समझ लीजिएगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और दिव्यांगजन, मैं आपको बता दूं जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ उसे आप लोग नोट डाउन भी करते रहिएगा। काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड छोटा है, मैं ज्यादा लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं पूरा टॉपिक एक एक करके लिखवाऊंगा। देख सकते हैं टॉपिक वाइज मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिएगा। पहले मेरी बातों को समझे फिर इसको समझाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आपका क्या है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दिव्यांगजन है। इसका कहने का अर्थ है ना कि वैसे बच्चे
जिनको जो है देखने में, सुनने में, चलने में, बोलने में, पढ़ने में कठिनाई हो, समझ गए, उसे हम लोग बोलते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। जैसे दिव्यांगजन हो गए, या अंधा वाला हो गया, या लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, या डिफेजिया हो गया जिसको पढ़ने में दिक्कत है, डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, ये सब क्या है, जिसको लिखने में दिक्कत है, जिसको मैथ में दिक्कत है, जिसको पढ़ने में दिक्कत है, तो अफेजिया हो गया, ये सब क्या है आपका डिसेबिलिटी है बच्चों के अंतर्गत जो होता है। तो वही बात यहाँ पर बोला गया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में जो है तेज बच्चे भी आते हैं और जो भोदू बच्चे होते हैं वो भी आते हैं। तेज बच्चे, ज़्यादा तेज बच्चे भी जो होते हैं ना, वो विशेष आवश्यकता में इसलिए आते हैं ना कि ज़्यादा तेज बच्चे भी जो होते हैं थोड़ा अलग किस्म के होते हैं, और ज़्यादा जो मध्यम या भोदू होते हैं ना, वो भी अलग किस्म के होते हैं। और जो भी डिसेबिलिटी होता है, जिनको देखने में दिक्कत हो, दिव्यांगजन हो गया, या जिनको सुनने में दिक्कत हो, दृष्टि बाधित हो गया, श्रवण बाधित हो गया, ये सब बच्चा जो होता है आपका विशेष आवश्यकता में आते हैं। तो ये सब पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक एक करके जो है मैंने सारे बिंदु के ऊपर बात कर लिया। अब हम एक एक करके जो है डिफिनेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, आपका पहला यहाँ पर क्या है कि भारतीय समाज में समावेशन का अर्थ। अभी हमने आपको बताया कि समावेशन का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ देखिए, समावेशन का अर्थ होता है आपका शामिल करना। क्या होता है? समावेशन का अर्थ जो होता है शामिल करना। फिर यहाँ पर आपका है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 कहने का मतलब है कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। समावेशन शब्द का अपने आप में एक खास अर्थ नहीं होता है, समझ गए। समावेशन शब्द का जो अपने आप में है एक खास अर्थ नहीं होता है। समावेशन के चारों ओर जो वैचारिक, दार्शनिक, सामाजिक और शैक्षिक ढांचा होता है वही समावेशन को जो है परिभाषित करता है, समझ गए। समावेशन का अर्थ होता है आपका शामिल करना। एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि समावेशन का अपने आप में जो है कोई अर्थ नहीं होता है। समावेशन के चारों ओर जो है वैज्ञानिक, दार्शनिक, सामाजिक और शैक्षिक ढांचा जो होता है रहता है। इसी से जो है समावेशन का अर्थ जो है, समावेशन का जो परिभाषा है वो निकलकर सामने आता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगला यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि समावेशन, भारतीय समाज में समावेशन का अर्थ क्या है। भारतीय समाज में समावेशन का अर्थ है कि शामिल करना, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से बिलोंग करता हो, सभी को एक समान से एक शामिल करना, समझ गए। समावेशन का अर्थ होता है शामिल करना। एनसीएफ 2005 समावेशन शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, बल्कि समावेशन के चारों ओर जो वैज्ञानिक, दार्शनिक, जो आपका सामाजिक और शैक्षिक ढांचा होता है वही जो होता है आपका समावेशन का परिभाषित करता है। समझ गए मेरी बात को? अगला यहाँ पर आपका बिंदु है 2 नंबर, यहाँ देख लीजिए। यह कह रहा है कि भारतीय समाज में अपवर्जन का बताइएगा। अपवर्जन जो आपका अर्थ है इसका क्या होता है, अपवर्जन का अर्थ क्या होता है यह मुझे बताइए कि अपवर्जन का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ देखिए, सामाजिक अपवर्जन वह प्रक्रिया है, क्या है? सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है किसी समूह का मुख्य धारा से निकलकर सीमांत पर पहुंचाना, मतलब पहुंचा दिया जाना, ये लिख लीजिएगा, पहुंचा दिया जाना तथा किसी भी व्यक्ति को समाज में घुलने मिलने से रोका जाना। इसी को हम लोग बोलते हैं भारतीय समाज में अपवर्जन। अपवर्जन कहने का मतलब है कि लोगों के द्वारा जो है किसी समुदाय या किसी जाति को जो है दबा दिया जाना, समझ गए। उसी को हम लोग अपवर्जन करते हैं। और समाज में मिलने घुलने का अवसर नहीं देना, मतलब कि समाज से उसे वंचन करना, दूर रखना। मतलब कि जो भी व्यक्ति, जो भी समाज, जो भी समुदाय वैसे जाति, धर्म या व्यक्ति को जो है क्या करता है कि दबा देता है, या उसको मूलभूत आवश्यकताओं से दूर रखता है, या उसे जो उनकी जो सीमांत जो है उसको वहां नहीं पहुंचने दिया जाता है, तो वही होता है आपका अपवर्जन का अर्थ। अपवर्जन का मतलब होता है अलग करना, समझ गए। मूलभूत आवश्यकताओं से अलग करना। हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समुदाय को अगर ये तीनों चीज से अलग कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अपवर्जन हो जाएगा। वही बात यहाँ पर बोला गया है भारतीय समाज में अपवर्जन का अर्थ। देख लीजिए, सामाजिक अपवर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी समूह के मुख्य धारा, देखिए किसी भी समूह को जो है मुख्य धारा से निकालकर सीमांत पर पहुंचा दिया जाना। मुख्य धारा मतलब कि रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत जो हमारे समाज में है उससे निकालकर जो है जमीन पर पहुंचा देना, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका अपवर्जन का अर्थ। तथा किसी भी व्यक्ति को जो है समाज में घुलने मिलने से रोका जाए, किसी भी व्यक्ति को जो है समाज में घुलने मिलने से रोका जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं भारतीय समाज में अपवर्जन। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपके मैं पहला बिंदु कहीं बता रहा हूँ। देखिए, पहले हमने भारतीय समाज के समावेशन के बारे में जाना, फिर हमने अपवर्जन के विभिन्न रूप में अपवर्जन के बारे में जाना। अब हम जो है हाशिए के समाज जानेंगे, फिर हम जेंडर जानेंगे, फिर हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के ऊपर बात करेंगे। ये आपका पहला बिंदु है जो कि बहुत ज्यादा पॉइंट था, इसलिए मैंने तोड़ कर आपको बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर देखिए, हाशिए का समाज, वही बात हो गया। जो अपवर्जन का विभिन्न रूप है ना, वो आपके हाशिए के समाज में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाशिए का समाज से तात्पर्य जो है ऐसी वर्ग से होता है जो किसी न किसी रूप से
वंचना का शिकार होते हैं और यह वंचना सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी, भाषाई, जेंडर तथा जाति आधारित किसी न किसी प्रकार की हो सकती है। देखिए, हाशिए का समाज कहने का मतलब वही है कि किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को जो है उसको समाज के मुख्य धारा से अलग करना। समाज का मुख्य धारा हमारा क्या है? जैसे कि हमारी इज्जत हो गया, रोटी कपड़ा मकान, रहने का घर हो गया, तो उससे उसे अलग करना। वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि हाशिए का समाज से तात्पर्य एक ऐसी वर्ग से है जो किसी न किसी रूप से वंचना का शिकार है और यह वंचना सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक और आपका आर्थिक, कानूनी, भाषाई, जेंडर या जाति के आधार पर किसी न किसी प्रकार पर होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं हाशिए का समाज। हाशिए का समाज उसे कहते हैं जिस समाज को जो है समाज के मूलभूत आवश्यकताओं से वंचन किया जाए, वंचित रखा जाए। समझ गए? इतने बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है जेंडर और आपके जो है विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के ऊपर बात करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। ओके, अब हम जो है जेंडर के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर हाशिए की समाज के बाद जो है हमारे यहाँ पर जेंडर आ गया है। तो जेंडर के ऊपर बात कर लेते हैं और मैंने जेंडर से रिलेटेड जो है बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी मैंने चीज़ें आपको बताई है, चाहे लड़कियों की पढ़ाई से रिलेटेड हो या लड़कों की आगे बढ़ने से या किसी भी क्षेत्र में लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करने से हो। तो पुराने ज़माने में या आज से 10 साल पहले की हमने बात किया, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है, एक एक करके इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जेंडर की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए भारतीय समाज में, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, मैंने वही मेन पॉइंट यहाँ पर बिंदु आपके लिए लिखा है। यहाँ देखिए, भारतीय समाज में पुरुष को उचित स्थान दिया गया है। हमारे समाज में क्या है? पुरुष लोगों को जो है उचित स्थान दिया गया है। धार्मिक परंपराओं में भी पुरुषों को मतलब महिलाओं से आगे रखा गया है। जितने भी धार्मिक जो परंपराएं हैं उसमें भी क्या किया गया है कि महिलाओं को जो है पीछे रखा गया है और पुरुषों को जो है आगे रखा गया है। तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा कि भारतीय समाज में पुरुष को उचित स्थान दिया गया है। धार्मिक परंपराओं में पुरुष को महिलाओं से आगे रखा गया है। पूर्व में देखिए, पूर्व से मतलब पुराने काल से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन कमाना तथा पूरे परिवार का संरक्षण करना पुरुषों के कंधों पर टिका हुआ है। और ये बात जो है सत्य है, लेकिन वर्तमान समय में यह चेंज हो चुका है, क्योंकि आज जो है हर क्षेत्र में लड़का और लड़की दोनों आगे बढ़ रहे हैं। लड़कियां जो पहले पीछे थी, अब हर क्षेत्र में आपके जो है लड़कियां आगे बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप आरती शाह का नाम ले लीजिए, या जो आपके संतोष यादव जो कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हुई है, विजेंद्री पाल, कर्नल मलेश्वरी, ये सब क्या है आपके लिए? बहुत सारे एग्जाम्पल में अभी ले ले मिताली राज जो क्रिकेट इंडियन टीम के कैप्टन है। तो बहुत सारे लोग जो है मोटिवेशन देते हैं ना आप सभी लोगों को, लड़कियों को मोटिवेशन करते हैं कि जब मैं यहाँ पर आ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। समझ रहे हैं? मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो क्या केवल मैं पढ़ाता हूँ? हमारी जैसे कितने लड़का लड़कियाँ हैं जो पढ़ाते हैं, भले उनकी एज थोड़ा अलग हो, हमारी एज थोड़ा कम है, तो वो अलग बात है। जितना एज रहे उससे क्या मतलब है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। एज डज नॉट मैटर। समझ गए? एज जो है आपका मैटर नहीं करता है कि एज आपकी क्या है, आपको कहाँ से शिक्षा मिल रही है, कहाँ से आप सीख रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट रखता है आपके लिए। अगर NC क्लास का बच्चा भी अगर आपको शिक्षा देना तो आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने या महान व्यक्ति ने कहा था कि शिक्षा जो होता है ना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आप जो सीखेंगे ना वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप उसका प्रयोग करेंगे। अगर आपने क सीखा है ना तो क का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं? अरे यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा क लिखे होंगे मैंने यहाँ पर। ये वही ना है, हम लोगों ने बचपन में जो क सीखा उसी का ना देना है। यहाँ पर मैं इतने सारे वर्ड आपके लिए लिख पा रहा हूँ, नहीं तो लिख पाता नहीं लिख पाता। वही बात यहाँ पर है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया। एक बार और बता दूं, ये देखिए भारतीय समाज में जो है पुरुष को उचित स्थान दिया गया है। धार्मिक परंपराओं में भी जो है पुरुष को जो है महिलाओं से आगे रखा गया है। पूर्वों से मतलब कार्य करने के लिए, परिवार को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, धन कमाने के लिए तथा पूरे परिवार का संरक्षण करना जो है किसके, पुरुष के ऊपर रखा गया है। लेकिन आज के समय की हम बात कर ले तो ये सारी कार्य जो है केवल महिला ही नहीं बल्कि पुरुष भी कर रहे हैं, पुरुष ही नहीं बल्कि महिला भी कर रही है। समझ गए मेरी बात को? अब यहाँ पर देखिए, जबकि भारतीय समाज में महिलाओं की पहचान जो है उसके घरेलू दायित्वों, बच्चों का पालन पोषण करना, भोजन पकाना, घर की साफ सफाई करना, समाज में महिलाओं को जो है पहचान जो है सदैव एक हाशिए पर खड़े व्यक्ति के रूप में जो है होती है, ना कि आर्थिक केंद्र के बिंदु के रूप में। मतलब कहने का अर्थ है कि महिलाओं को जो है घर संभालना, बाल बच्चों को संभालना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, मतलब कि उसको जो है समाज के एक हाशिए के
तौर पर जो है रखा गया है। समझ गए? हाशिए कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, समाज के, ये देखिए हाशिए का समाज कहने का मतलब है कि वैसा समाज जहां पर उस धर्म के, उस लोगों को, उस संप्रदाय को जो है समाज के मूलभूत आवश्यकताओं से अलग रखा जाए। तो आज से आप बात कर ले 5 साल पहले और वर्तमान समय में भी जो अभी चल रहा है ग्रामीण इलाकों में अभी भी है कि लड़कियों को पढ़ने देते हैं, लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। समझ गए? पहले था ऐसा, अभी जो है थोड़ा पढ़ने दे रहे हैं। उल्टा मैं बोल गया क्या? अभी क्या कर रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ने दे रहे हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है कि लड़कियों को नीचे रखा गया है कि लड़की नहीं है, तुम 12 करोगे फिर तुम्हारा शादी विवाह हो जाएगा, अपने घर चले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, उसे मौका दे, तुम मौका तो दे, वो क्या करना चाह रही है। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सभी लोगों में वो क्षमता है, बस वो क्षमता को पहचानने की जरूरत है। अगर आप उस क्षमता को पहचान लेते हैं तो आप अपने जीवन में बेहतर करेंगे। ये नहीं है कि आप जॉब ही पालेंगे, जॉब पाकर कुछ नहीं कर पाइएगा, केवल आप अपने परिवार को चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो उससे भी ज्यादा ख्वाहिशें है ना, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा। लेकिन जॉब क्या है, एक सिक्योर है, आप जॉब ले लेते हैं तो आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं बेटर तरीके से, आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? ये होता है। तो वर्तमान समय में केवल लड़के ही तो जॉब नहीं कर रहे, लड़कियां भी कर रही है। तो यही बात यहाँ पर जेंडर में आ गया कि जेंडर में क्या है कि आपके समाज में अभी भी जो है पुरुष को जो है उचित स्थान दिया गया है। और पुराने जो आपके धार्मिक ग्रंथ है या धार्मिक में भी जो बातें हैं उसमें भी जो है पुरुषों को ही मतलब ऊंचा दर्जा दिया गया था, क्योंकि पुरुष ही जो है पहले जमाने में और अभी भी जो है क्या थे, कमाते थे, घर की संरक्षण, घर की रक्षा करते थे, लेकिन महिलाओं को मौका नहीं देते थे। लेकिन आज देखिए, आज महिलाओं को मौका मिला, आज लड़के नहीं लड़कियां भी कार्य कर रही है। लड़के जॉब नहीं कर रहे हैं, लड़कियां भी जॉब कर रही है, दोनों कर रहे हैं। कहीं तो उल्टा है, किसी के माँ जॉब करती है, पापा घर पर काम करते हैं, इस तरह भी होता है। ये सही बात है ना, मैं रियल बता रहा हूँ आपको, जो रियल है वो मैं आपको बताऊंगा, इधर उधर की बातें क्यों करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जबकि भारतीय समाज में महिलाओं की पहचान उसके घरेलू दायित्व, बच्चों को पालन पोषण करना, भोजन पकाना, घर की साफ सफाई करना, समाज में महिलाओं को जो है एक हाशिए समाज के तौर पर रखा गया, मतलब कि वंचित तौर पर रखा गया, जिसके रूप से होती है, ना कि आर्थिक केंद्र बिंदु से। और मैं आपको बता दूं, अभी क्या है कि आर्थिक केंद्र बिंदु से महिलाओं का भी जो है जिक्र हो रहा है, क्योंकि कितनी सारी महिलाएं अभी बहुत सारे पद पर हैं, बहुत सारे अपने घर को भी संभालती है, बहुत सारे जॉब भी करती है, तो ये काफी बेहतर है। समझ गए? तो ये बातें आपको समझ में आ गया। अब हम जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांग जन के बारे में जानते हैं, समझते हैं। ओके, अब हम जो है 6 नंबर बिंदु को देख लेते हैं इसके में, कि जो आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसके बारे में समझ लेते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं, किसे कहते हैं, या उसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। मैं आपको बता दूं, इसके बारे में जो है आपको इस पेपर में बहुत डिटेल में जानना है, बेहतर तरीके से जानना है। अभी आपका पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है, तो इसमें हम जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझने में नहीं आए, मतलब समझने में दिक्कत नहीं हो। समझ गए? अभी मैंने आपको बताया है कुछ समय पहले ही कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किसे कहते हैं, जिसको जो है दिक्कत होता है किसी भी चलने फिरने में, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, उसी को हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बोलते हैं। ज्यादा तेज बच्चे भी जो होते हैं ना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत ही आते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बच्चों के अंदर वह बच्चे आते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंदर वह बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने की कठिनाई का अनुभव होता है, जिन्हें जो है सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है, या वह बालक जो है जिन्हें चलने में, सुनने में, देखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसे हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वह बच्चे में, मतलब वह बच्चे होते हैं जिनको मतलब कि चलने में, फिरने में, या बोलने में, पढ़ने में, लिखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तथा साथ ही साथ उन्हें सीखने में जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप उसे जो है कुछ भी सिखाइएगा तो उन्हें जो है दिक्कत होगा, उन्हें परेशानी होगा, तो उसी को हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर देख लिए कि विशेष आवश्यकता वाले वह बच्चे के अंदर, मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंदर जो है वह बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है, या वह बालक जिन्हें जो है चलने में, सुनने में, देखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसे हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान आप जो है कैसे करेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला बिंदु यहाँ पर देख सकते हैं कि चलने फिरने में दिक्कत। जिस बच्चों को जो है चलने फिरने में दिक्कत होगा तो उनको जो है पहचान कर सकते हैं कि वो डिसेबल बच्चा है, मतलब कि वह विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है। अगला यहाँ पर है कि सुनने में परेशानी।
जो बच्चे को सुनने में परेशानी होता है वो भी बच्चे जो है आपके विशेष आवश्यकता वाले में आते हैं। अगला यहाँ पर 3 नंबर है बोलने व देखने में परेशानी। जो बच्चे को बोलने में देखने में परेशानी है वो भी बच्चे जो है विशेष आवश्यकता के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये कंसेप्ट हो गया आपका। फिर यहाँ पर है आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे। जो आर्थिक रूप से कमजोर बालक होते हैं उन्हें भी जो है विशेष आवश्यकता के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि वो हमेशा चिंतित रहते हैं कि मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं है, वो मुझे कहाँ से खिलाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो वो भी जो बच्चे होते हैं आपके विशेष आवश्यकता के अंतर्गत ही आते हैं। समझ गए। मद बुद्धि, देखिए मन बुद्धि वाले बालक, जिसको जो है कम बुद्धि हो, जिसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वैसे बालक को जो है हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। तो हमने जो है पॉइंट 1 में जो है, जिसमें भारतीय समाज में समावेशन, अपवर्जन के विभिन्न रूप, हाशिए का समाज, जेंडर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये आपका पहला यूनिट का जो है पहला पॉइंट है, जिसमें इसमें 6 बिंदु था। मैंने 6 बिंदु को जो है बड़ी बारीकी से आपको बताया और समझाया। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो आज के लिए जो है इतना ही रहेगा आपकी क्लास में। फिर हम कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें जो है नए कंसेप्ट को जानेंगे, आगे वाले पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, मन लगाकर। क्लास छोटे होते हैं, मैं मानता हूं कि दिक्कत आप सभी लोगों को हो रही है, लेकिन मेरा प्रयास जारी है। बहुत जल्द जो है आपके क्लास जो है लॉन्ग मिलेंगे और बेहतर क्लास मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं अपना टाइम जो होता है पूरा आपको पढ़ाने में और आपको समझाने में देता हूं। 1 भी मिनट इधर उधर की बात नहीं करता हूं। कारण है नेटवर्क, क्योंकि मेरे पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे काफी दिक्कत होती है। इसीलिए मैं इतना कर रहा हूं, वो भी काफी है। समझ रहे हैं। तो आप सभी लोग प्लीज सपोर्ट करें, प्यार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। इसी तरह आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहें। बस धन्यवाद। आप सभी लोग हमेशा खुश रहे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। ओके।